जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने पुराने टॉपिक जो पीजीपी हमने लास्ट टॉपिक में शुरू किया था, पीजीपी को शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पीजीपी में अब जो हम देखने जा रहे हैं वो सारा देखेंगे डिडक्शन के बारे में, क्योंकि सारा ही खेल डिडक्शन का है पीजीपी में। अगर कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ कमाता है तो उसका नेट प्रॉफिट शायद 10 लाख के आसपास हो, या फिर 8 लाख हो, 15 लाख हो, तो सर ये जो 85 लाख टू 90 लाख का जो इसका खर्चा है, एक्सपेंस है, उसका उसको डिडक्शन मिलना चाहिए। और वो डिडक्शन के लिए हम सारे के सारे सेक्शन सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इस डिडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या है, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे एक कम्प्लीटली अलग जो ऑब्जेक्टिव है या कम्प्लीटली अलग प्रोसीजर है। वो ये देखते हैं, एक तो ब्लॉक देखते हैं और दूसरा क्लास ऑफ असेट देखते हैं। क्या देखते हैं? क्लास ऑफ असेट। अगर आपके पास मशीनरी है, आपके पास बिल्डिंग है ना, तो अब मशीनरी में कितने ब्लॉक हो सकते हैं? तो अब ये देखना पड़ेगा सर, मशीनरी में अगर डिफरेंट टाइप के डेप्रिसिएशन है, 20% है, 30% है, 10% है, तो अब एक ब्लॉक इसका, दूसरा ब्लॉक इसका और तीसरा ब्लॉक इसका बनेगा। ये है ब्लॉक मेथड। मतलब सिमिलर क्लास ऑफ असेट में अगर 4 टाइप को डेप्रिसिएशन, 4 टाइप के असेट हैं, जैसे मशीनरी है, 4 टाइप की मशीनरी है, तो अलग अलग मशीनरी पे अगर अलग अलग रेट है तो एक रेट में सारी मशीनरी, एक रेट की मशीनरी एक जगह डाल दो, उसको बोल देंगे ब्लॉक। एक दूसरे रेट की मशीनरी एक जगह डाल दो, उसको बोल देंगे दूसरा ब्लॉक। इसका मतलब सर ये कि मशीनरी के अगर मेरे पास 5% वाला, 10% वाला और 5 नहीं, 5 का तो कोई है नहीं, 10% वाला, 20% वाला, 30% वाला है, और 10% वाला मेरे पास 4 असेट है, 4 मशीनरी है, 20% वाले 5 हैं, 30% वाले 4 हैं, तो मेरे पास टोटल 5 4 9 4 13 है। तो एक ही बना दूंगा ना मैं ब्लॉक? नहीं, अब एक ब्लॉक ये होगा, 2 ब्लॉक ये हो गया, तीसरा ये, तो 3 ब्लॉक हो जाएंगे मशीनरी के। लेकिन सर अगर मेरे पास बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे अगर 20% है तो मैं ये 20% वाले में डाल दूँ इसको? नहीं, क्योंकि क्लास अलग हो गया ना असेट का। तो सिमिलर क्लास ऑफ असेट का डेप्रिसिएशन वाइज ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर 20% का ब्लॉक ऑलरेडी है लेकिन वो मशीनरी का है तो उसमें बिल्डिंग का नहीं जाएगा, तो फिर बिल्डिंग का एक अलग ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेस था इसका, एक सेकेंड। ये है अपना डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, कि असेट आपने यूज़ किया तो असेट को यूज़ करने पे उसका वैल्यू कम हो गया, तो जितने की वैल्यू कम हुई है उसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अब इन अकाउंट्स में क्या देखते थे, अगर 9 महीने की मशीनरी यूज़ की है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 10 महीने की यूज़ की है तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, है ना। मंथ वाइज करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 180 दिन से अगर कम यूज़ किया, 180 दिन से कम यूज़ किया तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन कंप्यूट होके आएगा, 180 दिन से ज़्यादा किया तो आपको पूरे साल का मिल जाएगा। थोड़ी सी कंप्यूटेशन अलग है, थोड़े से पॉइंट्स अलग हैं यहाँ पे। ब्लॉक मेथड है, असेट क्लास मेथड है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय द असेसी टू अवेल डेप्रिसिएशन। असेसी मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। असेट किसका है? असेसी का होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। असेट किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। थर्ड, असेट शुड बी यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। असेट का यूज होना चाहिए उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर की आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर की आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, असेट उसमें यूज होना चाहिए। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इज अवेलेबल इफ एन असेट इज पुट टू यूज एट लीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर कुछ समय के लिए भी अगर यूज हुआ है तो ही डेप्रिसिएशन की बात आएगी। हाउएवर वेयर एन असेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये कि अगर आपने परचेज किया और 180 दिन से कम किया है, इन सच केस हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज अलाउड। अगर 20% मिलना था तो आपको मिलेगा कितना? 10%। पुट टू यूज मतलब असेट खरीद तो लिया और पुट टू यूज 180 दिन से कम किया है तो हाफ हो जाएगा डेप्रिसिएशन का जो रेट है। फोर, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन टेंजिबल असेट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर एज वेल एज intangible asset, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee और any other business और commercial right of similar nature। मतलब ये डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल asset पे भी मिलता है। However,
इट मस्ट बी नोटेड दैट द इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1998। जो इंटेंजिबल एसेट है वो 1 अप्रैल 1998 के बाद एक्वायर की गई हो। इफ़ ऑल दी अबव कंडीशन आर सेटिस्फाई, सारी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल, इट इज़ अ मस्ट, इट इज़ नॉट एट द ऑप्शन। ये मस्ट है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मस्ट है, ऑप्शन नहीं है। ये नहीं कि मैं नहीं लेता जी डेप्रिसिएशन, नहीं, कंपलसरी है। इट इज़ नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी टू क्लेम और नॉट टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन सच केस। डेप्रिसिएशन कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगला टॉपिक हमारा बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। सर डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, कैसे इसकी अलाउंस मिलेगी, कैसे डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और वही चीज़ें यहाँ लिखेगी। ब्लॉक ऑफ असेट, द टर्म ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट। एक ही क्लास ऑफ असेट के जो असेट होंगे, एक ही क्लास होगा सबका, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम परसेंटेज, सेम क्लास सेम परसेंटेज, उसका एक ब्लॉक बन जाएगा ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। मशीनरी 10%, बिल्डिंग 10%। तो सर सेम क्लास तो है नहीं, रेट सेम है, लेकिन नहीं, सेम क्लास, दो चीज़ें ब्लॉक बनाने के लिए चाहिए, सेम क्लास प्लस सेम परसेंटेज, तो जाके एक ब्लॉक बनेगा। क्लास डिफरेंट है, सेम परसेंटेज है तो नहीं, फिर तो दूसरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। ए टैक्स पेयर may have 9 different block of assets, out of which 8 blocks are for tangible assets and 1 block for intangible assets। टैक्स पेयर के 9 डिफरेंट ब्लॉक ऑफ असेट्स हो सकते हैं, जिसमें 8 ब्लॉक होंगे टेंजिबल के और एक नॉन इंटेंजिबल का। दीज ब्लॉक्स आर गिवन बिलो। अब ये दिया गया है सर कैसे, देखो जी, बिल्डिंग के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि बिल्डिंग में 3% है, 5%, 10% और 40%। तो 3 ब्लॉक तो हो सकते हैं बिल्डिंग के। कैसे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल एंड बोर्डिंग हाउसेज। आपके पास एक रहने के लिए घर है, लेकिन आप उसको होटल की तरह यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उस पर 5% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। नाउ सेकेंड, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन और बिल्डिंग विच आर नॉट मेनली यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्सन। आपके पास ऑफिस है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, बिल्डिंग है, उसका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करे, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो 5%। अब अदर देन रेजिडेंशियल पर्पस है तो फिर 10% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और प्योरली टेम्पररी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी का घर बना दिया जाता है कुछ टेम्पररी तरीके से, तो उस पर 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो सर बिल्डिंग के तो मैक्सिमम 3 ही ब्लॉक बनेंगे, बिल्कुल मैक्सिमम 3 ही बनेंगे। नाउ फर्नीचर की बात करते हैं। एनी फर्नीचर और फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर में फर्नीचर हो गए, फिटिंग्स हो गए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी हो गए, उस पर फर्नीचर पे 10%। तो सर फर्नीचर का तो एक ही लगेगा। यस, प्लांटेड मशीनरी, तो अब 4 ब्लॉक तो हो गए। प्लांटेड मशीनरी का 1 2 3 4 5 देख लेते जी, 5 तो प्लांटेड मशीनरी के बन जाएंगे। कौन कौन से? एनी प्लांटेड मशीनरी नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 6 7 8। ये जो 6 7 8 में जो भी कवर नहीं होते उनका एक, अगर जनरल की बात करें प्लांटेड मशीनरी का, तो 15% है, तो एक क्लास ही हो गया। ओशन एक ब्लॉक हो जाएगा। ओशन गोइंग शिप, जो समुद्र में जो शिप काम करते हैं जाते हैं, उनका 20%। बसेज, लॉरीज, टैक्सीज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर आप बिजनेस का, बस का काम कर रहे हैं, लॉरी चला रहे हैं, आपका काम है टैक्सी चलाने का, बिजनेस है आपका, तो फिर 30% उस पर क्लेम कर सकते हैं। और एरोप्लेन, कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज्ड एज रीफिल्स, कंप्यूटर, एनर्जी सेविंग डिवाइसेज, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40%। तो अब क्या बचेगा? मोटर बसेज, मोटर लॉरीज और मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर मोटर बस है, ये वाले जो बसेज, लॉरीज और टैक्सी में जो कवर नहीं होंगे, मोटर बस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, वो यहाँ 45% में। तो सर 3 2 5 ब्लॉक बन गए प्लांटेड मशीनरी के, 3 ब्लॉक बना दिए बिल्डिंग के, 8 हो गए, 1 ब्लॉक बन गया फर्नीचर का, 9 ब्लॉक तो बन गए। तो एक ब्लॉक कौन सा और रह गया? इंटेंजिबल असेट, जो 31 मार्च 1998 के बाद परचेज किया गया हो। नो हाउ, कोई फॉर्मूला है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ फैमिलियर नेचर, तो उस पर 25% का डेप्रिसिएशन रेट होगा। आप इसको याद भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मैक्सिमम 9 ब्लॉक ही बनेंगे डेप्रिसिएशन के। तो वही बातें यहाँ लिखी गई थी
कि सर 9 डिफरेंट ब्लॉक ऑफ असेट, जिसमें से 8 तो टेंजिबल का होगा और 1 इनटेंजिबल का होगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है रिटर्न डाउन वैल्यू और डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। WDV एट द ईयर एंड इज इक्वल टू WDV ऑफ द ब्लॉक। अब हर एक ब्लॉक का WDV ओपनिंग देखेंगे एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे क्या होता है प्रीवियस ईयर का? 1 अप्रैल। अब हम 19-20 की बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2019 को जो भी ओपनिंग था वो WDV ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा, ओपनिंग वाला। ऐड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉलोइंग इन द सेम ब्लॉक एक्वायर्ड ड्यूरिंग द उसी सेम ब्लॉक में अगर कोई एसेट आपने परचेज कर लिया, अगर 10% वाला ब्लॉक है, उसी कैटेगरी में आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, तो ऐड कर दो उस ब्लॉक में और लेस कर दो मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। मतलब कोई एसेट आप बेच रहे हो, स्क्रैप के तरीके से उसको ख़त्म कर रहे हो, तो वो लेस कर दो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एसेट फॉलोइंग अ ब्लॉक ऑफ एसेट विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ईयर। आप जिसको बेच रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, तो उसको आप लेस कर दोगे। तो ये जब लेस करने के बाद हमने ऐड किया परचेज वाला और जो लेस कर दिया, उसके बाद जो आएगा वो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू निकल के आ जाएगा। नाउ थर्ड, नो डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज इन द फॉलोइंग केसेज। इन केसेज में कोई डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा। क्या है सर? पहला पॉइंट, इफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट इज रिड्यूस टू 0, जब जिस ब्लॉक ऑफ असेट का रिटर्न डाउन वैल्यू 0 पे आ गया है, फिर उस पर क्या डेप्रिशिएशन? दो द ब्लॉक ऑफ असेट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर जो इसको मान लिया जाएगा कि ये ब्लॉक ऑफ असेट अब है ही नहीं। सेकेंड, इफ ब्लॉक ऑफ असेट इज एम्प्टी, अब उस ब्लॉक में कोई असेट ही नहीं रहा, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, सीजेस टू एग्जिस्ट, अब तो रहा ही नहीं कुछ भी ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे के प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे, दो द रिटर्न वैल्यू इज नॉट 0, रिटर्न डाउन वैल्यू तो 0 नहीं है बट असेट सारे हट गए। इन सच केसेस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी टेकन एज नील, तो फिर कोई डेप्रिशिएशन नहीं होगा। If any imported car is used for the purpose of business or profession in India, which is acquired during March 1, 1975 and March 31, 2001, कोई अगर imported machinery, imported car है जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, if however such imported car is used in the business of running it on a hire, आप हायर पे चला रहे हो उस कार को for tourist or for the purpose of business or profession outside India, then depreciation is admissible at the usual rate, तो फिर depreciation इस पे नॉर्मल तरीके से मिलेगा। अब वैसे ये वाला पॉइंट अब वैलिड है नहीं। आगे बढ़ते हैं। डी, वेन एवर डेप्रिसिएबल असेट इज एक्वायर्ड अदरवाइज देन बाय ऑफ अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट एंड द पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000, सच पेमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब आपने कोई एसेट परचेज किया और उसकी पेमेंट आपने बैंक के माध्यम से नहीं किया, अकाउंट पे ही चेक से नहीं किया, उसको 10,000 से ज़्यादा किसी और तरीके से कैश में दे दिया, जो भी है, तो ऐसे एसेट को असेट नहीं मानेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो सर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्या है? इट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट टू द assessee as reduced by the proportion of the cost thereof if any as has been met directly or indirectly by any other person or authority। मतलब मान लो कि 1 लाख की मशीनरी है जिसमें किसी अथॉरिटी ने मुझे सब्सिडी दे दिया कि भाई सब्सिडी दे दिया 20,000 का, तो मेरे लिए तो कॉस्ट 80,000 है ना, वो 20,000 मैं क्या करूँगा? लेस कर दूंगा। वही है कि कोई अथॉरिटी या किसी पर्सन ने अगर ये कर दिया है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर एनी एसेट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेबल टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट। एक्चुअल कॉस्ट में अगर उस एसेट को परचेज करने में कोई भी अगर मेरा खर्चा हुआ है ना, तो मैं ऐड कर दूंगा, तब जाके मेरा एक्चुअल कॉस्ट आएगा। एक्विजिशन में जो भी मेरा खर्चा है, मतलब परचेज करने में जो भी मेरा खर्चा है, उसको एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द पीरियड टिल द असेट इज पुट टू यूज शुड बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट। पुट टू यूज मतलब होता है जिस दिन आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, उससे पहले तक का जो इंटरेस्ट का खर्चा है, अगर लोन पे लेके लिया है तो इंटरेस्ट का जो भी खर्चा है वो मैं ऐड कर दूंगा एक्चुअल कॉस्ट में। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग डेप्रिसिएबल एसेट इज पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उस एसेट को एक्वायर करने में जो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी ऐड कर दूंगा एक्चुअल कॉस्ट में। ये सारे एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन था या उसका मतलब डिफाइन किया गया। अब सवाल उठता है कि सर ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है?
दोस्तों ये वाला पॉइंट जो डेप्रिसिएशन का है, आगे जो पॉइंट्स हैं डेप्रिसिएशन रिलेटेड वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डेप्रिसिएशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बहुत रिलैक्स तरीके से इस चैप्टर को भी हम फिनिश करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।